आज के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। ये हमारी जमाबंदी और इंतकाल यानी कि म्यूटेशन इस श्रृंखला की पहली कड़ी है। इसमें हम इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों से आपका परिचय करवाएंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस श्रृंखला के अगले भाग में हम जमाबंदी में हिस्सेदारी मतलब शेयर वो कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। इस विषय पर भाग 1 और 2 पहले ही बनाए जा चुके हैं। तो अगर कोई जमाबंदी और इंतकाल को ठीक वैसे ही समझना चाहता है जैसे भी एक पटवारी समझता है तो हमारे साथ बने रहें। चलिए आज इन दस्तावेजों की दुनिया में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये जमाबंदी होती क्या है? जमाबंदी, जिसे अधिकारों का अभिलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं, किसी भी राजस्व गांव मतलब रेवेन्यू एस्टेट की जमीन से जुड़ा एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, बुनियादी दस्तावेज है। बुनियादी दस्तावेज। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये जमीन की कुंडली जैसा है। कुंडली, अच्छा। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें ये दर्ज होता है कि जमीन का मालिक कौन है, उस पर खेती कौन कर रहा है मतलब काश्तकार कौन है, और उस जमीन से जुड़े अलग अलग अधिकार क्या है। इन सब की ताज़ा बिल्कुल अपडेटेड जानकारी इसमें होती है और इसे हर 5 साल में संशोधित किया जाता है। हर 5 साल में? जी, पटवारी इसे तैयार करते हैं और फिर एक राजस्व अधिकारी जैसे तहसीलदार या नायब तहसीलदार वो इसकी पूरी जांच करके इसे सत्यापित करते हैं मतलब कंफर्म करते हैं। तो ये एक तरह का जीवित दस्तावेज हुआ जो अपडेट होता रहता है और इसकी 2 कॉपियां बनती हैं, है ना? बिल्कुल। संशोधित जमाबंदी की 2 प्रतियां बनती है। एक कॉपी जाती है जिला रिकॉर्ड रूम में। अच्छा। और दूसरी पटवारी के पास ही रहती है। ठीक है, लेकिन अगर इन 5 सालों के बीच में कुछ बदलाव हो जाएं, जैसे जमीन बिक जाए या विरासत में मिले? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर इंतकाल या म्यूटेशन का रोल आता है। जब भी जमीन के अधिकारों में कोई भी बदलाव होता है और वो राजस्व विभाग मतलब रेवेन्यू एजेंसी के ध्यान में आता है तो उसे पहले एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होता है। राजस्व अधिकारी उसे सत्यापित करते हैं और फिर उस सत्यापन के बाद ही वो बदलाव अगली जमाबंदी में शामिल किया जाता है। मतलब इंतकाल के जरिए होता है ये। अच्छा, तो इंतकाल एक तरह से जमाबंदी को अपडेट करने का प्रस्ताव है। हाँ, कह सकते हैं। हम इंतकाल पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। ठीक है। और इस जमाबंदी की कानूनी अहमियत क्या है? क्या ये कोर्ट में मान्य है? ओह बिल्कुल, इसकी कानूनी अहमियत बहुत ज्यादा है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 जो अब हरियाणा में हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम 1887 कहलाता है। हाँ। उसकी धारा 44 साफ कहती है कि जमाबंदी में जो भी प्रविष्टि है मतलब जो लिखा है उसे तब तक सच माना जाएगा जब तक कोई इसके उलट साबित ना कर दे। यानी ये एक मजबूत सबूत है। हाँ, प्रथम दृष्टया सबूत, प्रीमा फेसी एविडेंस है मालिकाना हक का। और एक दिलचस्प बात और, जरूरत पड़ने पर जमाबंदी के प्रारूप मतलब फॉर्मेट को बदला भी जा सकता है। बदला जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए राज्य के वित्त आयुक्त, फाइनेंशियल कमिश्नर, उनकी मंजूरी जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए हाल ही में एक बदलाव हुआ है और कॉलम 12 को घटाकर 11 कर दिया गया है। अच्छा। ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि ये फॉर्मेट भी बदल सकता है। चलिए अब इसके अंदर झांकते हैं। आपने कॉलम्स का जिक्र किया, कुल कितने कॉलम होते हैं या अब 11? हाँ, मौजूदा प्रारूप में 11, पहले 12 थे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जरूर। शुरुआत कहाँ से होती है? कॉलम 1? हाँ, कॉलम 1 इसमें होता है खेवट नंबर। खेवट क्या है? ये एक तरह से एक मालिक या मालिकों के समूह की पहचान संख्या है, उनकी जोत की। इस कॉलम में आपको 2 नंबर दिखेंगे। एक ऊपर जो मौजूदा जमाबंदी का खेवट नंबर है, मान लीजिए 25। ठीक है। और ठीक उसके नीचे ब्रैकेट में पिछली जमाबंदी का खेवट नंबर जैसे 20 और उसका साल भी जैसे 2015-16। अच्छा, पिछली जमाबंदी का नंबर भी साथ में। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा पिछली जमाबंदी में किस खेवट नंबर के तहत दर्ज था और तब मालिक कौन थे। ये एक तरह से हिस्ट्री लिंक है। समझ गया। ये तो काफी उपयोगी है ट्रैकिंग के लिए। खेवट के बाद कॉलम 2। हाँ, कॉलम 2 इसमें होता है खतौनी नंबर। अब अगर खेवट मालिक की पहचान है तो खतौनी उस खेवट के अंदर काश्तकार यानी जमीन पर खेती करने वाले की पहचान है। काश्तकार की पहचान? जी, एक खेवट में कई खतौनियां हो सकती हैं। मतलब अगर एक मालिक है, वो खुद भी खेती कर रहा है और उसने कुछ जमीन किराए पर भी दे रखी है तो ऐसी स्थिति में जमाबंदी में पहले मालिक की खुद की काश्त वाली खतौनी दर्ज होगी। उसे कहते हैं खुदकाश्त। खुदकाश्त। हाँ,
उसके बाद जो जमीन किराएदारों को, जिन्हें मुजारा भी कहते हैं, उनको दी गई है, उनकी खतौनियां क्रम से दर्ज होंगी। तो कॉलम 2 हमें बताता है कि उस खेवट में कौन-कौन काश्तकार हैं। ठीक है, खेवट हो गया, खतौनी हो गई। अब कॉलम 3, इसमें पत्ती, तरफ, ठोला, पाना, ये सब क्या है? हाँ, कॉलम 3, इसमें पत्ती या तरफ का नाम लिखा जाता है। देखिए, पुराने समय में ना गांवों को प्रशासनिक या कभी-कभी वंश के आधार पर इकाइयों में बांटा जाता था। अच्छा। इन्हें ही कहीं पत्ती या तरफ तो कहीं ठोला या पाना भी कहते हैं। इनका नाम गांव के शजरा नस्ब मतलब वंशावली वृक्ष उसके हिसाब से दर्ज होता है। और अगर किसी ठोला या पाना की कोई साझी जमीन है जिसे शामलात कहते हैं, हाँ, शामलात देह। बिल्कुल, तो उसकी एक अलग खेवट बनती है। ये खेवट आमतौर पर जो व्यक्तिगत मालिकों की खेवटें होती हैं उनके बाद दर्ज की जाती है। और फिर उस ठोला या पाना का कुल रकबा, जिसे मिजान ठोला या पाना कहते हैं, वो भी दर्ज किया जाता है। यानी ये गांव के अंदरूनी बंटवारे या व्यवस्था को दिखाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मालिकाना हक। ये कॉलम 4 में होता है ना? एकदम सही कहा आपने। कॉलम 4 शायद सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है। इसमें मालिक का नाम, उसके पिता का नाम और कई बार दादा का नाम भी, और साथ में पूरा पता दर्ज होता है। पता बहुत जरूरी है। पता जरूरी क्यों? क्योंकि भविष्य में पहचान के लिए, नोटिस भेजने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये पक्का किया जाता है कि जो पता इंतकाल में दर्ज हुआ है वही जमाबंदी में आए। जरा सी गड़बड़ी बाद में दिक्कत दे सकती है। समझ गया। और अगर मालिक कोई व्यक्ति ना होके कोई फर्म या संस्था हो? अच्छा सवाल है। अगर मालिक कोई फर्म है तो फर्म का नाम और उसके मैनेजर का नाम तमाम या तमाम करके लिखा जाता है। अच्छा। अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो फिर सभी पार्टनर्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो सभी साझेदारों के नाम और उनके हिस्से दोनों दर्ज करने पड़ते हैं। नाबालिग था और उसका कोई संरक्षक, गार्डियन नियुक्त था तो मालिक के बालिग होने पर संरक्षक का नाम हटा दिया जाता है और इसके लिए अलग से कोई इंतकाल करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये अपने आप हो जाता है। तो कॉलम 4 पूरी तरह से मालिक की पहचान स्थापित करता है। तो फिर कॉलम 5 जाहिर है काश्तकार के बारे में होगा। जी हाँ, कॉलम 5 में काश्तकार मतलब जो असल में जमीन पर खेती कर रहा है उसका विवरण होता है। नाम, पिता का नाम, पता। अगर मालिक खुद ही खेती कर रहा है, जैसा हमने कॉलम 2 में बात की थी, तो यहाँ खुद काश्त लिखा जाएगा। और अगर कई मालिक हैं एक खेवट में, लेकिन उनमें से कुछ ही उस हिस्से पर खेती करते हो, तो उन्हें खुद काश्त हिस्सेदार लिखा जाएगा। और अगर जमीन किराए पर दी गई है तो किराएदार का नाम आएगा। किराएदार मतलब मुजारा? हाँ, मुजारा। अब किराएदार भी कई तरह के हो सकते हैं। कुछ पुराने कानूनों के तहत विशेष अधिकार रखते हैं, उन्हें मौरूसी कहते हैं। मौरूसी? हाँ, और जिनके पास ऐसे अधिकार नहीं होते उन्हें गैर मौरूसी या गैर दाखिलकार दर्ज किया जाता है। ज्यादातर आजकल यही होते हैं। आपने गैर मौरूसी कहा, क्या इसमें वो लोग भी आते हैं जिनका जमीन पर कब्जा तो है पर शायद कानूनी हक नहीं, जिसे एडवर्स पोजेशन कहते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एडवर्स पोजेशन यानी प्रतिकूल कब्जे वाले व्यक्ति को इस कॉलम में गैर मौरूसी के तौर पर दर्ज नहीं किया जाता। उसका मामला अलग होता है। अच्छा, और खेती में कई बार साझेदारी भी होती है, जैसे गांव में सिरी रखते हैं। हाँ बिल्कुल, जो खेती में साझेदार होते हैं जैसे किस्सी, हाली या साझी, उन्हें भी इसी कॉलम में दर्ज करना चाहिए। और ये कैसे दर्ज करते हैं? अष्ट में नहीं, लेकिन ध्यान रहे जो लोग सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं खेत में, उन्हें यहाँ दर्ज नहीं करते। ठीक है। और मान लीजिए किसी हिस्सेदार मालिक ने अपना कोई खास किला नंबर बेच दिया या रहन मतलब गिरवी रख दिया और खरीदार या गिरवीदार ने कब्जा भी ले लिया, तो उस खरीदार, जिसे मुश्तरी कहते हैं, या गिरवीदार मुर्तहिन, उनका नाम बाया मुश्तरी या राहिन मुर्तहिन के तौर पर दर्ज होगा। बाया मुश्तरी विक्रेता खरीदार, राहिन मुर्तहिन गिरवी रखने वाला लेने वाला। हाँ, और उनकी एक अलग खतौनी भी बनाई जाएगी उसी खेवट में। अच्छा। और एक स्थिति और हो सकती है, अगर कोई किराएदार अपनी काश्त वाली जमीन को आगे किसी और को किराए पर दे दे, जिसे सबलेटिंग कहते हैं। हाँ, तो उसे भी यहाँ दर्ज किया जाता है। उसे लिखते हैं गैर मौरूसी अव्वल मार्फत गैर मौरूसी दोयम। बाप रे, कॉलम 5 में तो बहुत सारी परतें हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि खेती कौन कर रहा है, बल्कि किस कानूनी या सामाजिक व्यवस्था के तहत कर रहा है, ये भी बताता है। बिल्कुल, ये जमीन के वास्तविक उपयोग की तस्वीर दिखाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम 6, ये शायद सिंचाई के बारे में है। हाँ, कॉलम 6 ये तुलनात्मक रूप से सीधा साधा कॉलम है। इसमें बस ये लिखा जाता है कि उस खेत की सिंचाई किस साधन से होती है। जैसे? जैसे नलकूप से होती है तो चाही भूमि कहलाती है, नहर से होती है तो नहरी, सिर्फ बरसात पर निर्भर है तो बरानी, या कोई और साधन है तो उसका नाम। ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉलम 7 और 8। ये जमीन के नक्शे और क्षेत्रफल से जुड़े लगते हैं। हाँ, सही पकड़ा आपने। कॉलम 7 में गांव के नक्शे पर उस खेत का नंबर लिखा जाता है। इसे खसरा नंबर या किला नंबर कहते हैं। ये उस खेत की यूनिक आईडी है गांव के नक्शे पर। और कॉलम 8 में उसी खसरा नंबर का क्षेत्रफल मतलब एरिया या रकबा और साथ में जमीन की किस्म दर्ज होती है। रकबा और किस्म? हाँ, रकबा आमतौर पर स्थानीय इकाइयों में जैसे कनाल, मरला, बीघा, बिस्वा और साथ ही हेक्टेयर में भी लिखा जाता है। और जमीन की किस्म जैसे हमने कॉलम 6 में बात की, चाही, नहरी, बरानी, बंजर जदीद, बंजर कदीम, ये सब। ये किस्म क्या स्थायी होती है या बदल सकती है? देखिए, इसे स्थायी प्रकृति का माना जाता है। ये तभी बदली जाती है जब जमीन की प्रकृति में कोई परमानेंट बदलाव आए। जैसे मान लीजिए कोई बरानी जमीन थी, सिर्फ बारिश पर निर्भर। अब वहां ट्यूबवेल लग गया और उससे सिंचाई होने लगी, तो वो चाही बन जाएगी। अच्छा। या मान लीजिए कोई खेती वाली जमीन लंबे समय तक खाली पड़ी रही, तो वो पहले बंजर जदीद, नई बंजर और कुछ सालों बाद बंजर कदीम, पुरानी बंजर हो सकती है। पर यह बदलाव आमतौर पर तभी दर्ज किया जाता है जब नई जमाबंदी बन रही हो। हर रोज नहीं बदलते। ठीक है। और आपने पहले लाल स्याही का जिक्र किया था, वो इसी कॉलम में होता है। हाँ, इसी कॉलम 8 में हर खेवट के अंत में, हर पत्ती पाना के अंत में और फिर बिल्कुल आखिर में पूरे गांव के कुल रकबे का जोड़, जिसे मीजान कहते हैं, वो भी लिखा जाता है। मीजान मतलब टोटल? हाँ, टोटल एरिया, स्थानीय माप में भी और हेक्टेयर में भी। और ये जोड़ अक्सर लाल स्याही से लिखा जाता है ताकि अलग से नजर आए। लाल स्याही वाकई ध्यान खींचने के लिए। अच्छा, अब आते हैं कॉलम 9 पर। इसमें लगान या किराए का ब्यौरा होता है। सही। कॉलम 9 हमें बताता है कि काश्तकार अगर वो मालिक नहीं है तो मालिक को क्या लगान या किराया देता है। अगर किराया फसल के हिस्से के रूप में तय है, जिसे बटाई कहते हैं। हाँ, बटाई बहुत आम है। बिल्कुल, तो सिर्फ हिस्सा लिखा जाता है, जैसे बटाई निस्फ मतलब आधा हिस्सा या बटाई तिहाई मतलब 1/3 हिस्सा। और अगर किराया नकद तय होता है तो उसकी दर मतलब रेट और कुल रकम दोनों लिखी जाती हैं। और अगर कुछ हिस्सों का किराया अलग हो, कुछ का अलग, तो दोनों का विवरण दर्ज होगा। और अगर कोई किराया नहीं दिया जाता, मान लीजिए रिश्तेदारी की वजह से, तो उसका कारण संक्षेप में लिखना चाहिए, जैसे बवजह खेशी। लेकिन वो प्रतिकूल कब्जे वाली बात यहाँ भी लागू होती है। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने कॉलम 5 में बात की थी, एडवर्स पोजीशन वाले मामले में यहाँ नो रेंट की एंट्री नहीं की जाएगी। समझ गया। ठीक है। कॉलम 10 और 11 ये सरकारी राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू से जुड़े हैं। हाँ, कॉलम 10 में मुआमला दर्ज होता है। मुआमला मतलब वो लैंड रेवेन्यू जो सरकार ने बंदोबस्त यानी सेटलमेंट के समय तय किया था, और उसे कैसे वसूला जाता है उसका तरीका भी। और कॉलम 11? कॉलम 11 में कुल सरकारी मांग दर्ज होती है। इसमें माल जो कि मुख्य लैंड रेवेन्यू है और सवाई जो दूसरे स्थानीय टैक्स या सेस होते हैं, उन दोनों को जोड़कर कुल रकम लिखी जाती है। माल और सवाई जोड़कर, ठीक है। और अब आखिरी कॉलम, कॉलम 12 या जैसा आपने बताया नए फॉर्मेट में कॉलम 11, ये कैफियत यानी रिमार्क्स का कॉलम है। बिल्कुल। कॉलम 12 या 11 कैफियत या रिमार्क्स के लिए होता है, और ये कॉलम भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसमें ऐसा क्या होता है? देखिए, इसमें वो सारी जानकारी दर्ज होती है जो ऊपर के कॉलम्स में कहीं फिट नहीं बैठती, लेकिन उस जमीन की स्थिति को समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये एक तरह से नोट शीट है उस खेवट की। अच्छा, जैसे कि क्या-क्या आता है इसमें? इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे अगर रिकॉर्ड में कोई पिछली गलती ठीक की गई है, जिसे बदर कहते हैं, तो उसका हवाला यहाँ होगा। बदर मतलब करेक्शन? हाँ, अगर जमीन पर किसी बैंक या सोसाइटी का लोन यानी ऋण है, तो उसका विवरण इसमें मिलेगा। लोन की जानकारी? अगर किसी अदालत का कोई आदेश है, जैसे कोई स्टे ऑर्डर जिसे रोकादेश कहते हैं, या जमीन की कुर्की यानी अटैचमेंट का आदेश है, तो वो यहाँ दर्ज होगा। और सबसे महत्वपूर्ण,
जिस इंतकाल यानी म्यूटेशन के आधार पर इस खेवट के मालिकाना हक या किसी और विवरण में कोई बदलाव हुआ है, उस इंतकाल का नंबर और उसकी तारीख इसी कैफियत कॉलम में दर्ज की जाती है। ओह, तो ये कॉलम तो इंतकाल से सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये कैफियत कॉलम ही बताता है कि पिछली जमाबंदी बनने के बाद से अब तक इस खेवट में क्या-क्या कानूनी या वित्तीय बदलाव हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड इंतकाल के जरिए आया है। तो ये कैफियत कॉलम एक तरह से उस खेवट की पूरी कहानी और मौजूदा स्थिति का खुलासा करता है। वाह, आपने कई बार इंतकाल का जिक्र किया और अब कैफियत कॉलम से उसका सीधा लिंक भी समझ आ गया। चलिए अब इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये इंतकाल आखिर है क्या और जमाबंदी से कैसे जुड़ा है? इंतकाल, जिसे आम भाषा में लोग दाखिल खारिज या म्यूटेशन भी कहते हैं, ये वो प्रक्रिया और वो दस्तावेज है जिसके जरिए जमीन के मालिकाना हक या फिर कब्जे में जो भी बदलाव होते हैं, उनको सरकारी रिकॉर्ड में लाने का प्रस्ताव किया जाता है। मैं प्रस्ताव शब्द पर जोर दे रही हूँ। प्रस्ताव मतलब ये फाइनल नहीं है। जब तक राजस्व अधिकारी इसे मंजूर न कर दे तब तक ये प्रस्ताव ही है। ये जमाबंदी को अपडेट करने का पहला कदम है। तो अगर जमाबंदी एक तस्वीर है तो इंतकाल उस तस्वीर को बदलने या अपडेट करने का प्रोसेस है, जैसा आपने पहले कहा था। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इंतकाल के फॉर्म में भी कॉलम होते हैं, जैसे जमाबंदी में होते हैं। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि इसके कॉलम 1 से 7 में पिछली जमाबंदी की वो जानकारी होती है जिसे बदलने का प्रस्ताव है, मतलब पुराना रिकॉर्ड क्या था। ठीक है। और कॉलम 8 से 12 में वो नई जानकारी होती है जिसे दर्ज करने का प्रस्ताव है, मतलब नया रिकॉर्ड क्या होना चाहिए। पुराना बनाम नया, आमने सामने। बिल्कुल। फिर आता है कॉलम 13। ये बताता है कि ये इंतकाल किस वजह से हो रहा है। क्या ये बिक्री है, जिसे बई कहते हैं, बई, या विरासत है, विरासत, गिरवी है, रहन, उपहार है, हिब्बा, जमीनों की अदला बदली है, तबादला, या किसी सिविल कोर्ट का हुक्म है। ये सब इसमें लिखा होता है। साथ ही लेन देन की रकम या दूसरे जरूरी विवरण भी होते हैं। कॉलम 14 में इंतकाल पर लगने वाली सरकारी फीस का जिक्र होता है और कॉलम 15 में राजस्व अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट और आदेश होता है, जिसके आधार पर इंतकाल या तो मंजूर किया जाता है या नामंजूर। और जब इंतकाल मंजूर हो जाता है तब क्या होता है? तब उस मंजूर हुए इंतकाल का नंबर और उसकी तारीख, जैसा मैंने बताया, मौजूदा जमाबंदी के कैफियत कॉलम 12 या 11 में दर्ज कर दी जाती है। अच्छा, लिंक बन गया। हाँ, और अगली बार जब 5 साल बाद नई जमाबंदी बनेगी तो इस इंतकाल में जो नई जानकारी थी कॉलम 8-12 वाली, वो नई जमाबंदी का हिस्सा बन जाएगी। मतलब कॉलम 4, 5 या दूसरे कॉलम अपडेट हो जाएंगे। तो अगर किसी को आज की तारीख में जमीन के सही मालिक का पता करना हो तो उसे सिर्फ जमाबंदी देखनी चाहिए या इंतकाल भी चेक करना चाहिए? मेरी सलाह होगी कि मौजूदा जमाबंदी देखें और साथ ही उसके कैफियत कॉलम में दर्ज हालिया मंजूर शुदा इंतकालों को भी जरूर देखें। क्यों? क्योंकि हो सकता है जमाबंदी छपने के बाद कोई नया इंतकाल मंजूर हुआ हो जो जमीन की बिल्कुल ताज़ा स्थिति बताता हो। इंतकाल एक तरह से जमाबंदी का अपडेट पैच है। अपडेट पैच, यही अच्छा शब्द है। आजकल कितने तरह के इंतकाल होते होंगे? ओह, बहुत तरह के। हरियाणा सरकार के मौजूदा निर्देशों के मुताबिक आजकल लगभग 140 प्रकार के इंतकाल दर्ज किए जा सकते हैं। 140? हाँ, इनमें मुख्य रूप से बिक्री, सेल, उपहार, गिफ्ट, कब्जे के साथ बंधक, मॉर्गेज विद पोजीशन, कब्जे के बिना बंधक, मॉर्गेज विदाउट पोजीशन, विनिमय, एक्सचेंज, सिविल कोर्ट के आदेशों पर स्वामित्व परिवर्तन, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, विभाजन, पार्टीशन, भूमि अवधि पट्टे, लीज और बंधक का मोचन, रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज शामिल हैं। ये तो जमाबंदी और इंतकाल की बहुत ही विस्तृत और कहना पड़ेगा व्यावहारिक जानकारी थी। हमने न सिर्फ जमाबंदी के हर कॉलम को परत दर परत समझा, बल्कि ये भी जाना कि इंतकाल कैसे इन रिकॉर्ड्स को जीवित और प्रासंगिक बनाए रखता है। हाँ, जमीन से जुड़े मामलों में, चाहे वो खरीद फरोख्त हो, विरासत हो या कोई विवाद, इन दस्तावेजों की कार्यप्रणाली को समझना बेहद जरूरी है। ये न केवल आपके अधिकारों को स्पष्ट करते हैं, बल्कि कई संभावित विवादों से भी बचा सकते हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरा सोचिए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है,
जमीन के मालिकाना हक, उसके उपयोग और उस पर दर्ज अधिकारों में बदलाव को इन दस्तावेजों में, इन कॉलम्स में दर्ज करने की। ये समय के साथ हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे आपसी रिश्तों में होने वाले बदलावों को कैसे दर्शाती आई है। बहुत गहरा विचार है। ये दस्तावेज सिर्फ जमीन के टुकड़े का हिसाब नहीं रखते, बल्कि एक तरह से समाज के बदलते ताने बाने का भी आईना है ना? बिल्कुल सही कहा। यहाँ एक जरूरी बात और, इस चर्चा में जो भी जानकारी दी गई है वो केवल मार्गदर्शन और समझ बढ़ाने के उद्देश्य से है। हाँ, ये जरूरी है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे किसी भी मामले में कोई निर्णय लेने से पहले संबंधित कानूनों और नियमों को स्वयं जरूर सत्यापित कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि शुरू में बताया गया था, ये सारी चर्चा मुख्यतः पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, जिसे अब हरियाणा में हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम 1887, द हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के रूप में जाना जाता है, उसके प्रावधानों पर आधारित है। तो ये था हमारा परिचय जमाबंदी और इंतकाल से। अगली बार हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि जमाबंदी में अलग अलग हिस्सेदारों की हिस्सेदारी की गणना वो प्रतिशत या बिस्वे में कैसे की जाती है।